एक होती है फिक्स साइन, स्थिर राशि, वो टॉरस है, मतलब लियो है, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है। और एक होती है मिक्स टाइप की, जेमिनी है, वर्गो है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है। तो जो चर राशि के लोग होते हैं उनका नेचर है मूव करने का, वो एक स्थान पर स्थिर होकर बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे लोगों को आप कोई लंबा प्रोजेक्ट दे दें तो क्या टोटल फेलियर हो। और जो स्थिर राशि के लोग हैं उनको आप कितना भी लंबा प्रोजेक्ट दे दीजिए तो दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो ये हम ध्यान कर सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का कोई अगर डिसीजन लेते हैं तो वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट, जो आप बता रहे हैं प्रभाष जी जी। देखिए, ये आदरणीय सर ने सिखाया था, तो एक शिष्य के रूप में सर से बहुत सीखने को मिलता है। तो ये आप भी जानें कि जब एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी कुंडली देख लीजिए कि उसका लग्न क्या है, फिक्स राशि है या वेरिएबल है। अगर वो वेरिएबल है तो आप उसे फिक्स वर्क मत दीजिए, क्योंकि वो चेयर पे बैठेगा नहीं, आप उसे देंगे तो हमेशा कुर्सी से गायब रहेगा। और अगर वो फिक्स राशि वाला है और आपने उसे आउटडोर सर्विस दे दिया तो फिर एक भी डिलीवरी होगी नहीं आपकी। तो ज्योतिष बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेता है। अब मैं आता हूँ अपने इस पूरे कार्यक्रम के सबसे खूबसूरत सवाल पे, जो इस पूरे पंडाल में उपस्थित हर बच्चे को जानना चाहिए, हर माँ बाप को जानना चाहिए और हर शिक्षक को जानना चाहिए। हम जब किसी बच्चे का, आदरणीय सर, कई बार ऐसा होता है कि एक माँ बाप के रूप में, एक टीचर के रूप में हम बच्चे के कैरियर को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। और जब से मैं ज्योतिष की जो भी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मैंने ये पाया कि सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि सर हम अपने बच्चे को किस फील्ड में ले जाएं, उसको डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, सिंगर बना दें, सीए बना दें, या हम उसे न्यूज़ रीडर बना दें। तो ये की फैक्टर क्या है जिससे हम थोड़ा सा इसमें आइडिया लगा सकें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभाष जी ने। और होता क्या है, हम सभी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं। उनकी कोई इंटरेस्ट है, उनका कोई एप्टीट्यूड है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तो हर बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं। और आपको पता है कि जो कोटा में जहाँ पर ये बच्चे कोचिंग लेते हैं, आप पेपर देखिए, हर वीक में, मैं तो रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ, हर वीक में एक बच्चा सुसाइड करता है, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती उसको कोशिश की इंजीनियर डॉक्टर बनाने की। बट अगर हम बच्चे को उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, पसंद के हिसाब से अगर हम एजुकेशन दें, तो आप सोचिए कि बच्चा कितना अच्छा कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर बन के ही अच्छा करेगा, स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छा कर सकता है, एक्टर भी अच्छा कर सकता है, फोटोग्राफर भी अच्छा कर सकता है। किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल करें तो आपका बहुत नाम हो सकता है। और ज्योतिष में बहुत एक आसान तरीका होता है कि हम हॉरोस्कोप को देखकर हम बता सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। और अगर बच्चे को उसी एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर हम एजुकेशन दें या उसका स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन चूज करें, तो बच्चे के जीवन को आप पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों का जीवन खराब करने में लगे हुए हैं। अगर हम एक ज्योतिष की सलाह ले लें कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। और आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं और फिर भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन ज्योतिष में बहुत आसान तरीके से कि हर कैरियर के लिए कौन सा प्लैनेट, कौन से हाउसेस, कौन सी राशि, कौन से योग इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बच्चा बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। और डॉक्टर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है, सन होता है। सन एक लाइफ गिविंग प्लैनेट है। अगर सन हमारा हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर। ऐसे ही गुरु है, गुरु हीलिंग प्लैनेट है। हम जानते हैं कि कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोस करते हैं, मेडिसिन देते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और कुछ का डायग्नोस ठीक नहीं होता जो है। तो जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये दो प्लैनेट सन और जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं होंगे हॉरोस्कोप में, तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते। अब मान लीजिए अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
बच्चे बहुत सारे कई कई साल बर्बाद करने के बाद भी उनकी लाइफ ही ख़राब हो जाती है। तो अगर हम शुरू से सलाह लें और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में या गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लिए 2 प्लैनेट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सन है, सूर्य जिसको हम बोलते हैं। सूर्य हमें अथॉरिटी देता है। किसी भी प्रोफेशन में अगर हमें अथॉरिटी मिलनी है तो जब तक सन वेल प्लेस्ड नहीं होगा अथॉरिटी नहीं मिलेगी। और सैटर्न हमें स्टेटस देता है। आप देखिए सैटर्न को हम लोग बहुत खराब समझते हैं, बट बिना सैटर्न की ब्लेसिंग के हमें लाइफ में प्रोफेशनल स्टेटस नहीं मिल सकता। और सिविल सर्विस में दोनों ही जरूरी हैं, अथॉरिटी भी और स्टेटस भी होता है, दोनों जो है। तो बहुत आसान है, आप देख लीजिए किसी का भी हॉरोस्कोप, अगर सन और सैटर्न वेल प्लेस्ड हैं then there is a possibility of getting selected in the civil service. Otherwise तो कोई possibility है ही नहीं, जो है आप क्यों अपने efforts waste कर रहे हैं। कई लोग आते हैं कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि पॉलिटिशियन के लिए या टू बी सक्सेसफुल इन द पॉलिटिक्स एक प्लैनेट है चंद्रमा, जिसको हम कहते हैं। आप सोचते हैं चंद्रमा कहाँ से आ गया बीच में, क्योंकि ये मेरा अगला प्रश्न था जो सर ने जोड़ दिया। मैं इस प्रश्न को क्लियर कर दूं। ये बहुत सारे ज्योतिषियों से आपने सुना होगा कि राजनीति में जाने के लिए सूर्य और मंगल अच्छा होता है, लेकिन जो आदरणीय सर बता रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत से लोगों को एमपी और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनना है और उनको पता ही नहीं कि कौन सा प्लेनेट बनाएगा, तो ये प्रश्न उनके लिए है। सॉरी सर। हाँ, प्रभात जी कह रहे हैं जैसे कि लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है चंद्रमा, मून। मून हमारे मन का कारक है, मून हमारी इमोशंस हैं। और पॉलिटिशियन का रोल क्या है, अगर हम रोल को समझ लें कि पॉलिटिशियन क्या करते हैं, दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पब्लिक की भावनाओं से खेलते हैं। वो वही कर सकता है जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो, और कोई नहीं कर सकता। तो जब तक आप कोई भी XYZ किसी भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का हॉरोस्कोप देख लीजिए, उनका मूड बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसे ही जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग में हम क्या करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, दूसरों के इमोशंस को अपने अंदर लाना। उसके लिए भी मून ही चाहिए, क्योंकि बिना अगर मून वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो एक्टर बन ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। आप कुछ भी कर लीजिए जो है। तो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, दोनों की रिक्वायरमेंट एक है। इसलिए आप देखते भी हैं कि इंटरचेंज बहुत जल्दी कर लेते हैं वो लोग। वर्तमान में अपने सांसद जी हैं, बहुत आसान होता है एक एक्टर को पॉलिटिशियन बनना, बहुत आसान होता है, क्योंकि दोनों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोनों की एक ही है। अब मान लीजिए बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं गेम्स में मेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो गेम्स के लिए मंगल सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। मंगल अगर स्ट्रांग नहीं है, मंगल अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आप स्पोर्ट में जा ही नहीं सकते। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चे। तो अगर आप जन्म के बाद जब बच्चा जो 8वीं 9वीं क्लास में आता है, उस टाइम अगर किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस ले लें आप, तो बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, और उसी के हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाए तो बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि मैं बताना भी चाहूँगा कि जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, उसमें से 95% पीपल आई कैन सर्टिफाई दे डोंट नो इवन द ABC ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और लोग उन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि उन्हीं को एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। वो हमको कोई नहीं समझता एस्ट्रोलॉजर जो है। सब लोग हंसते हैं, पहले मेरे पास आते हैं कि आपने तो पैंट कमीज पहन रखी है, आप एस्ट्रोलॉजर कैसे हो सकते हो। तो बहुत देर तक हंसते हैं, फिर बात करना शुरू करते हैं। तो उनके बेसिस पर जो लोग ABC नहीं जानते हैं, उनके बेसिस पर उनसे कंसल्ट करके हम लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। शादी है, शिक्षा है, एजुकेशन है, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अल्टीमेट ट्रेन किसको जाता है। लोग ये कहेंगे कि ज्योतिष खराब है या ज्योतिष खराब है। ज्योतिष खराब नहीं है, मैंने कहा कि इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है, बट सिर्फ एक अवेयरनेस या नॉलेज की कमी है। और जिस दिन मैं कहूँगा कि हर बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, हर व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारा फेस्टिवल होते हैं, अभी दीपावली था या अभी क्रांति भी था या उससे पहले और भी फेस्टिवल थे। हर बार ये क्वेश्चन होता है कि आज मनाएं या कल मनाएं। कुछ ज्योतिष कहते हैं आज मनाओ, कुछ ज्योतिष कहते हैं कल मनाओ।
और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, टीवी में हो, पेपर में हो, और हर व्यक्ति कहता है कि ज्योतिष तो पागल हो गए हैं, इनको कुछ खुद ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ब्लेम फिर ज्योतिषी को जाता है। और जिस चीज़ का जो ल्यूनर कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, हम लोग पूरी दुनिया, हम जहाँ तक मैं भारत की बात करूँ, हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, मुहूर्त हैं, डे इन एंड डे आउट हम उस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूछिए कि कभी किसी बच्चे को सिखाया जाता है? अगर आप 5वीं 6वीं क्लास में उस कैलेंडर के बारे में बता दें, जो इतना साइंटिफिक है, इतना इंटेलिजेंट कैलेंडर, आप कल्पना भी नहीं करते किसने बनाया होगा वो। लेकिन हम नॉलेज नहीं देना चाहते। नॉलेज दे देंगे तो सारा व्यापार खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा जो है। और ल्यूनर कैलेंडर इंडिया में नहीं, चाइना चले जाइए आप, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ चले जाइए, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, सारा ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर डिसीजन लेते हैं। लेकिन हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सिखाएंगे तो फिर वही होगा जैसे मैंने कहा कि जो 95% लोग हैं उनका क्या होगा फिर। जी देखिए, जो सर ने कहा वाकई में इसमें दो चीज़ें, एक लाइट मोड पे मैं सर कहूँगा, जैसे सर ने कहा कि मून इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इमोशंस, तो ब्रेकअप भी तो मून से ही होता है जी, क्योंकि मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब सौंदर्य, इमोशन, तो जहां सौंदर्य है वहां इमोशन है, और वहां इमोशन है तो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि चंद्रमा एक सा रहता नहीं, चंद्रमा तो परिवर्तित होता है, तो इमोशन भी बदलेगा, आज कुछ और कल कुछ और। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब गुस्से में कोई हो थोड़ा देर रुक जाओ, आगे में थोड़े देर में क्या बदल जाएगा, लेकिन बदल जाता है। और पानी पीने से बदल जाता है, क्योंकि पानी चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव है, वाटर बॉडी है, और वाटर जो है मून से रिलेटेड है। मैं आदरणीय सर, अभी आपने एक चर्चा की मकर संक्रांति का, तो आपका एक वीडियो था नारद संवाद, मैंने वो पूरा देखा, तो आप लोग भी देखिएगा। मैं जो साथी हमारे खड़े हैं आपसे कहूँगा कि चेयर लेकर के आप बैठ जाएं, और बहुत शानदार सत्र है, आपको अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ व्यवस्था देख रहे साथियों से अनुरोध करूँगा, मैडम मैं अनुरोध करूँगा कि अगर कुछ और चेयर्स अरेंज हो जाए तो जो हमारे साथी खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे। तो मैं आपसे जो कह रहा था, आदरणीय सर से मैं जानना चाह रहा हूँ, और आप लोगों को भी ये जानना चाहिए कि सूर्य 12 महीने में 12 राशियों में जाता है, मेष से लेकर के मीन तक, लेकिन हम अभी कल मकर संक्रांति मनाए। हमने मेष संक्रांति, कुंभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कन्या संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, आखिर सूर्य उन महीनों में तो जाता है, उन राशियों में भी, तो फिर मकर संक्रांति की विशेषता ऐसी क्या हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ का स्थानीय त्योहार अभी चल भी रहा है। बिल्कुल, मकर संक्रांति अभी गई है, और मैं आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। संक्रांति का अर्थ होता है जब सन जो है, सूर्य राशि परिवर्तन करता है, उस मोमेंट को संक्रमण हम कहते हैं, और उसी को हम संक्रांति कहते हैं। और सूर्य राशि परिवर्तन करता है, जैसे हम लोग सूर्य को, मैंने कहा कि सबसे बड़ा देवता मानते हैं, सन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारा। और हम लोग जैसे घर चेंज करते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे इतना हमारा बड़ा देवता जब राशि परिवर्तन करता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड सेलिब्रेशन जो है, सन का हमारी आत्मा से संबंध है, तो हम एंटरटेनमेंट के फॉर्म में तो करेंगे नहीं, हम करते हैं रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के रूप में जो है। तो ये संक्रांति का अर्थ है। और ज्योतिष में 12 राशियाँ हैं, तो 12 संक्रांति होनी चाहिए, होती हैं, मतलब 12 संक्रांति जो है, लेकिन लोग तो एक ही संक्रांति जानते हैं, मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति जो है हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें और भी जोर से मनाई जाती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में ऐसी क्या खास बात है, बाकी संक्रांति तो लोग नहीं मनाते जो है। पर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग जानते हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान है, वो 12 संक्रांतियाँ वैसे ही मनाते हैं, हर संक्रांति वैसे ही मनाते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, जो भी रिचुअल होता है। बट मकर संक्रांति को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? उसके 2 कारण हैं। एक मैं बताऊंगा वैज्ञानिक कारण है, और एक है ज्योतिषीय कारण। वैज्ञानिक कारण क्या है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, और सन के अराउंड सर्कुलर पाथ नहीं है, उसका एलिप्टिकल पाथ है। और आपको
शायद जानते भी होंगे कि 15 जनवरी के आसपास सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है और 15 जुलाई के आसपास सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो सन की एनर्जी हमें जनवरी के महीने में मिलती है वो जुलाई में मिलने वाली एनर्जी की अपेक्षा 7% ज़्यादा होती है, 7% ज़्यादा होती है। और जब हमें सन की एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो उसी को हम हेल्दी सीजन कहते हैं। आप जानते हैं कि नवंबर से मार्च के बीच में जब सन की एनर्जी हमें ज़्यादा मिलती है तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, हम स्वस्थ रहते हैं। हेल्दी सीजन कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि हेल्दी सीजन चल रहा है, लोग कम आ रहे हैं हमारे पास। और जुलाई के महीने में देखिए क्या होता है, जब सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है तो सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस, सारी बीमारियां पृथ्वी के ऊपर हो जाती हैं। तो सबसे जो सूर्य देवता है वो हमारे सबसे पास में है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, हमारी लाइफ बेटर है, हम स्वस्थ हैं और इसलिए हम ये वैज्ञानिक कारण है। और दूसरा ज्योतिषीय कारण, अभी जैसे सुना होगा आपने उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में जो है, तो मकर संक्रांति के दिन सन उत्तरायण में प्रवेश करता है। और उत्तरायण का अर्थ होता है कि जब सन मकर राशि से मिथुन राशि के बीच में रहता है, 6 महीने के समय को हम उत्तरायण कहते हैं। और बाकी जो 6 महीने का समय है कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। तो कहा जाता है, हमारी मान्यता है हिंदू धर्म में कि देवलोक में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है और उत्तरायण के दिन जो है वहाँ दिन की शुरुआत होती है और 6 महीने हमें ईश्वर देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये एक शुभ समय की शुरुआत होती है। आपने देखा भी होगा कि 15 जुलाई के बाद शादियाँ भी नहीं होती 4-5 महीने तक जो है, वो इसीलिए कि दक्षिणायन है और ये हमें माना गया कि देवलोक में देवता सो जाते हैं तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलता। और मैं बताना चाहूँगा कि क्या इसकी महत्व है। आपने शायद सभी ने महाभारत सीरियल देखा होगा, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, बहुत कष्ट हो रहा है और उनको अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को पाने का वरदान भी था उन्होंने। और लोगों ने पूछा कि आप अपना शरीर का त्याग क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने क्या कहा था कि मैं उत्तरायण की वेट कर रहा हूँ और जब उत्तरायण या शुभ समय की शुरुआत होगी तब मैं अपना शरीर को त्याग करूँगा। आपने रामायण भी देखा होगा सीरियल। कुंभकर्ण किस लिए फेमस है, किस लिए जानते हैं हम कुंभकर्ण को? कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। और अक्सर हम लोग अपने बच्चों को तुलना करते हैं एक बेवकूफ़ व्यक्ति से, जो है तो बेवकूफ़ व्यक्ति था। अब जो भी राक्षस थे वो लोग, बट दे वर हाईली नॉलेजेबल पीपल। उनको बहुत धर्म का ज्ञान था, धर्म शास्त्रों का बहुत ज्ञान था उनको। जो रावण के बारे में कहें या किसी के बारे में कहें, जो है उनको धर्म शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। और जो कुंभकर्ण है उत्तरायण के समय में जागता था और दक्षिणायन के समय में सोता था। इससे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कौन हो सकता है? जो हमारा टाइम सही है, हम काम करें। तो मैं नहीं जानता कि आज का भी कोई मैनेजमेंट गुरु इतना बड़ा हो सकता है कि जो इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करे कि जो शुभ समय है उसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए और जो अशुभ समय है उसमें आराम करिए जो है। तो ये उत्तरायण में जागता था और दक्षिणायन में सोता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये वाकई बहुत खूबसूरत है और मैंने आपसे वादा किया था कि हम उन चीज़ों को जानेंगे जो शायद अब तक आपने न जाना हो, और मैंने ऐसे ही प्रश्नों का चयन किया है। अब सर अगला एक प्रश्न ऐसा है जिस प्रश्न के बाद ये जब वीडियो वायरल होगा तो हम आप सबसे ज़्यादा गाली खाने वाले हैं, और वो ये है कि हमारे उत्तर भारत में ये जो रात में विवाह की कुप्रथा है, ये रोकी कैसे जाए, और क्या वाकई पूरे विश्व में भी ऐसा है या सिर्फ ये हमारे यहाँ है? ये सही है या गलत है? इस पे आपकी राय? या आप सभी को शायद मालूम है या नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में शादी रात में नहीं होती। पूरी दुनिया में आप किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, शादी कहीं रात में नहीं होती, क्योंकि शादी को एक धार्मिक काम माना गया और कोई भी धार्मिक काम रात में नहीं होता। शादी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, शादी एक रिलीजियस हमारा एक काम होता है एक्चुअली।
और हम जन जन्मांतर की बात करते हैं, एक जीवन में साथ रहने की बात करते हैं, तो एंटरटेनमेंट का काम नहीं है। और कोई भी धार्मिक काम रात में नहीं होता। आप किसी भी धर्म को, आप इंडिया में ले लीजिए, सिख धर्म हो, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, सब जगह शादी दिन में होती है। आप क्रिश्चियंस को ले लीजिए, ज्यूज़ को ले लीजिए, कोई रात में शादी नहीं करता, क्योंकि रात में शादी करना जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए जो है। और क्वेश्चन यही आता है कि उत्तर भारत में क्यों होता है ऐसा। और हम लोगों ने बहुत रिसर्च की कि उत्तर भारत में ये कुप्रथा कहाँ से आई, तो पता लगा कि जो उत्तर भारत जो है वो इट वॉज रूल्ड बाई द मुगल्स। और मुगल्स जो है वो नेचुरली परेशान करते थे, अगर लड़कियों को ले जाते थे या परेशान करते थे, तो हिंदुओं ने क्या करना कि चोरी छुपे जो है रात में लेट शादी करते थे, जिससे पता ना चले जो है। और वो कुप्रथा आज भी बरकरार है। और हम लोग बहुत शोर मचाते हैं, हम लोगों ने बहुत इस मामले में काम किया है, लोगों को अवगत कराने का कि आप शादी रात में मत करिए। शादी अगर रात में कर रहे हैं तो वो खुद ही एक गलत काम आप कर रहे हैं। और उसका जो असर हुआ है आज मैं दिल्ली में देखता हूँ, और ख़ास तौर से जैन धर्म के लोग हैं या और धर्म के लोग भी हैं, अब कम से कम 50% लोग, 50% आई एम टेलिंग यू, कि दिन में शादी के रिचुअल्स कर लेते हैं और रात में पार्टी करें, कुछ भी करें वो कर सकते हैं। बट मैं आपको भी सभी को एडवाइस करना चाहूँगा कि रात में शादी नहीं होती है और ना ही करनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न था जो मैं स्वयं चाहता हूँ कि समाज में ये प्रश्न आए। और सामान्य धर्म का ज्ञान भी ये कहता है कि सूर्यास्त के पश्चात कोई भी धार्मिक पूजन या प्रथा नहीं होती, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। लेकिन हम जीवन भर साथ रहने के, 7 जन्म के कसमें खा सकते हैं। और मजे की बात, शादी 18 तारीख को है तो नाचते गाते जो है मंत्र 19 को पढ़ा जाता है। तो ये एक विषय था। अच्छा, अब मैं सर एक इस पैंडेमिक में कहूँ या बीमारी कहूँ या क्या कहूँ, एक ऐसा प्रश्न है जो इस समय पूरे विश्व को खाए जा रहा है। और मैं सभी साथियों को बोलूँगा कि इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में भारत में अगर कोई डिजीज है जिससे लोग मर रहे हैं तो दैट इज हार्ट अटैक। और कोरोना के बाद तो जो सोशल मीडिया या न्यूज में जो तस्वीरें आ रही हैं हार्ट अटैक की, वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं। मेरे स्वयं के पिताजी अपनी दिनचर्या में बहुत अनुशासित थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें अटैक आया और 2 स्टेंट वो स्वयं उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या हृदयघात जो हार्ट अटैक है, हम ये आता क्यों है, क्या इसे रोका जा सकता है या समय रहते पहचाना जा सकता है। और एक आखिरी सवाल इसी में जोड़ूंगा ताकि आप पूरा उत्तर दे दें। अटैक के बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, स्टंट पड़ेगा, ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। और एक जो आप कहते हैं कि अगर ऑपरेशन से बचना है तो एक दान करना है, वो उस पर आपकी राय की, ये इसका रहस्य क्या है, ये समझाइए। बहुत एक गंभीर प्रश्न है और मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2010 में एक स्टडी की थी, पब्लिश किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ द हार्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने जो आंकड़े दिए थे उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में जो 60% जो हार्ट पेशेंट है वो इंडिया में है। वर्ल्ड के 60% हार्ट पेशेंट इंडिया में है। और उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी कि विद इन कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों में इंडिया में ऐसा होगा कि हर व्यक्ति, बच्चा, जवान, बुढ़ा, कोई भी हो, एवरीबडी विल सफर फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट। दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ WHO। और हम देख भी रहे हैं आजकल 20-20 साल के बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, रोज हम सुनते हैं 15 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कभी सुना था आपने पहले कभी जो है? और समस्या बहुत गंभीर है। जैसे कहा कि WHO ने कहा कि हर व्यक्ति जो इन्फेंट है, जो पैदा हुआ है ना, उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हर व्यक्ति सफ़र करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम
कैसे बचें इससे जो है, कैसे बचें जो है। और ज्योतिष में जो है सबसे पहले तो हम अगर अपना हॉरोस्कोप देख लें या किसी भी विद्वान ज्योतिष से कंसल्ट करा लें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम होनी है या नहीं होनी है। और सन जो है, जो सूर्य है, वो हमारे हार्ट का गवर्न करता है, हार्ट का कारक है, दिल का कारक है। तो अगर सन वेल प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, सन अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको जो है। हार्ट की प्रॉब्लम जब भी होती है जब सन जो है का जो प्लेसमेंट है हॉरोस्कोप में ठीक नहीं होता। और दूसरा यह है कि जो ज्योतिष में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में जो हार्ट का जो रूल करता है वो चौथा भाव है एक्चुअली। तो कभी कभी चौथा भाव भी अफ्लिक्टेड होता है, उसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। या लियो साइन अगर एफ्लिक्टेड है। और ज्योतिष में जो बीमारियां हैं उनके 2 भाव होते हैं, एक छठा भाव, एक 8वां भाव। छठवें भाव से तो हम नॉर्मल बीमारी देखते हैं, लेकिन 8वें भाव से हम जो क्रॉनिक डिसीज हैं, जो लिंगरिंग डिसीज हैं, जो परमानेंट रहते हैं, उनको हम देखते हैं। तो इन 4 चीज़ों को देखकर हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। और मान लीजिए हमने देखा बच्चे का हॉरोस्कोप और लगा हमें कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं एंड दिस चाइल्ड इज लाइक टू सफर फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट। तो अगर हम शुरू से ही बच्चे को एक अनुशासन में जीवन सिखाकर उसके जो खाना पीना, रहना सहना, योगा मेडिटेशन या कोई अगर मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती भी है तो अगर हम शुरू से थोड़ा सा ध्यान करें तो मैं कहता हूँ कि हम काफ़ी हद तक अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ज्योतिष का फायदा यही है। ज्योतिष का फायदा ये नहीं है कि हार्ट अटैक हो गया और फिर आप ज्योतिष के पास जाते हैं कि उपाय बता दो, कोई नहीं बताएगा उपाय, ना कोई कर सकता है। लेकिन अगर शुरू से ही करें, शुरू से ही किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह लें तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से उस पर हम काबू कर सकते हैं जो है। और जहाँ तक उपायों का सवाल है, बहुत आसान उपाय है। सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बच्चे को हम शुरू से आदत डालें, पहले करते भी थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो जैसे ही बच्चा 3-4 साल का होता था तो उसको सिखाया जाता था कि घर में सब बड़ों के पैर छूने। वो बेचारा लाइन में लग जाता था क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी और बहुत सारे लोग होते थे। तो बेचारा छोटे से बच्चा जो है वो सब लोगों के पैर छूने में लगा रहता था और ये आदत उसको ज़िंदगी भर रहती थी। कभी पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल सकता था या भाई के सामने कुछ नहीं बोल सकता था जो है। और ये इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि अगर हम